स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों आज हम जनरल साइंस का 11th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपके कुछ सवाल हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्म और ठंडी हवाएं कैसे बहती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे फ्रिज का आइस बॉक्स ऊपर ही बनाया जाता है? क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आपका जो केटली होता है चाय बनाने का, उस चाय बनाने की कोई भी गर्म करने की वस्तु का हैंडल हमेशा किसी रबर का और कुचालक पदार्थ का क्यों बनाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके घर के रोशनदान हमेशा ऊपर की ओर लगाए जाते हैं? आपके एसी ऊपर की ओर लगाया जाता है, जबकि आपके जो रूम हीटर होते हैं वो हमेशा नीचे ही रखे जाते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, वो भी पूरे साइंटिफिक तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए हमें और आपको ऊष्मा संचरण के बारे में पढ़ना होगा। ये बहुत ही आसान है और आप इस 15 मिनट की वीडियो के साथ ही पूरा ऊष्मा संचरण आसानी से समझ जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको जरूर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऊष्मा संचरण। अभी हमने जितने भी कारणों की चर्चा की वो सारे कारण ऊष्मा संचरण के ही थे, यानी किस तरीके से आपका हीट ट्रांसमिशन होता है। हीट ट्रांसमिशन या हीट ट्रांसफर, किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ऊष्मा कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है, इन सब का कारण ही आपके सारे उत्तर बन जाएंगे। जो भी हमने अभी देखे थे, जितने भी कारण हैं उन सब का उत्तर एक ही रहेगा, ऊष्मा संचरण। लेकिन ये संचरण कैसे होता है, क्यों होता है, यही हमें समझना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। यानी अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु में एक तरफ तापमान ज्यादा है, दूसरी तरफ तापमान कम है, तो वस्तु का ताप हमेशा, वस्तु की ऊष्मा हमेशा उच्च से निम्न की ओर गति करेगी। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हैं और इसी आधार पर ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। पहला आपका होता है चालन। पहला आपका होता है विधि चालन द्वारा, यानी फर्स्ट मेथड है जिसकी सहायता से हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, वो है चालन, यानी आपका कंडक्शन। ठीक है, दूसरा आपका है संवहन यानी कन्वेक्शन। और जो तीसरी विधि आपकी है ऊष्मा संचरण की, वो होती है आपकी विकिरण। तो ये 3 विधियां आपके पास होती हैं किसके लिए भाई? ऊष्मा के संचरण के लिए। ऊष्मा किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इस आधार पर इसके संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण, यानी रेडिएशन भी कह सकते हो इंग्लिश में बात करें तो। ठीक है, तो यहां पर आपके ऊष्मा के बहने का 3 विधियां आपको मिल चुकी हैं। पहली है चालन, दूसरी है संवहन और तीसरी है विकिरण। एक एक करके तीनों विधियों को पढ़ते हैं और आपके जो वो प्रश्न थे शुरू वाले, उन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं 3 विधियों में छुपा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले चालन यानी कंडक्शन। तो ऊष्मा के संचरण की पहली विधि हमारे पास आती है चालन यानी कंडक्शन। तो इस विधि में हमेशा ऊष्मा का चालन सबसे पहले होता है ठोस पदार्थों में। किस पदार्थों में भाई? किस प्रकार के पदार्थों में? ठोस पदार्थों में यानी सॉलिड्स में। और इसमें भी मुख्यतः धातुओं को आप ले सकते हैं। तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, किन वस्तुओं में? ठोस वस्तुएं यानी धातुओं में। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका धातु का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा मान लेते हैं, लोहे की छड़ मान लेते हैं। इस छड़ पे मैं यहां से ऊष्मा देना शुरू करता हूं, यानी यहां से मैंने इस छड़ के एक किनारे को ऊष्मा दी है। ए और बी दोनों किनारों के नाम हैं।
तो सबसे पहले तो ऊष्मा की शर्त यह होती है कि आपके किनारे ए का तापमान किनारे बी के तापमान से ज्यादा होना चाहिए या कम? कम नहीं, ज्यादा होना चाहिए, यानी TA ग्रेटर देन TB। तो TA का ताप ज्यादा है, TB का ताप कम है, इसलिए A से ताप B की ओर जाने वाला है, ऊष्मा संचरण करने वाली है। अब यहां आपने A बिंदु को ताप दिया है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए मैं यहां पर आपके माचिस की तीलियां लगा देता हूं। माचिस की तीलियां किसके साथ? मोम के साथ। जो आपके मोमबत्ती का मोम होता है उसकी सहायता से माचिस की तीलियां, ताकि हमें पता चले कि ऊष्मा यहां से यहां तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो जब यहां से ऊष्मा दी जाती है तो सबसे पहले पहली तीली गिर जाती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यानी धीरे धीरे ऊष्मा A से B की ओर चलती जाती है और सारी तीलियां, क्योंकि मोम था और मोम पिघलकर नीचे तीलियों को गिरा रहा है, इसीलिए A का ताप B के ताप के समान हो जाता है। क्या बात समझ में आई कि हमने तो इस बिंदु को ताप दिया था, ताप धीरे धीरे B बिंदु तक पहुंच गया। तो इस विधि को ही क्या कहा जाता है? ऊष्मा की चालन विधि, कंडक्शन मेथड। लेकिन इस कंडक्शन मेथड में क्या इस पदार्थ के कणों ने अपना स्थान छोड़ा? क्या कणों ने अपना स्थान छोड़ा था? क्या एक कण इधर की तरफ गया? नहीं। क्या माचिस की तीली ऊपर नीचे हुई? नहीं। कहने का मतलब यहां पर जो भी पदार्थ था उस पदार्थ के किसी भी कण ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, केवल उसने अपने पास वाले कण को गर्म कर दिया। यानी यहां पर कोई कण था, उसने अपनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की, पास वाला कण गर्म हो गया, इससे ये वाला कण धीरे धीरे करके पूरा पदार्थ ही गर्म हो गया। तो इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो क्या समझ में आया? चालन ठोसों में होता है जैसे धातुओं में, इसमें पदार्थ में कणों का स्थान छोड़ा नहीं जाता, कण अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं भागते, अपने स्थान पर स्थिर ही रहते हैं। अगली चीज, इन कणों ने तो अपना स्थान नहीं छोड़ा, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ी? यानी क्या आप बिना किसी माध्यम के A से B तक जा सकते थे क्या भाई? मान लीजिए मैं इस बीच में से ये सारी छड़ हटा देता हूं, बीच में कोई पदार्थ है ही नहीं, ये A बिंदु छोड़ दिया, ये B बिंदु छोड़ दिया, क्या अब आप बिंदु A से बिंदु B तक जा सकते हैं? वो भी बिना माध्यम के, यहां कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि केवल इतना ही गर्म हो पाएगा। तो इसीलिए चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, लेकिन माध्यम की आवश्यकता तो होती है। हमेशा ठोसों में और धातुओं में ही ये होता है। अंतिम चीज, इसका वेग कैसा होता है? स्पीड यानी चाल। तो ध्यान रखें, ठोस में यहां से यहां तक आपको अगर ऊष्मा का संचरण करवाना है तो इसकी चाल बहुत कम होती है, बहुत धीमी होती है, तो चाल होती है कम। और एक अंतिम चीज, क्या ये प्रवाह यहां से यहां तक एक सीधी रेखा के रूप में हुआ था? ऊष्मा का प्रवाह सीधी रेखा के रूप में नहीं होता, क्योंकि यहां पर कोई कण है, हो सकता है इसके पास वाला कण गर्म हो जाए, फिर ये कण गर्म हो जाए, तो इस तरीके का मोशन होता है। यानी जिगजैग मोशन में ऊष्मा संचरण होता है, कभी भी सीधी रेखा में ऊष्मा संचरण नहीं होता। तो ये था आपका चालन, जिसमें ठोस पदार्थ या धातुओं में चालन होता है, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है, चाल या वेग कम होता है, जिगजैग मोशन में गति होती है, सीधी रेखा में नहीं होती। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा पथ। ठीक है भाई। अब देखिए इसका काम, जो आपको मैंने शुरू में कहा था कि जिस चीज में आप चाय बनाते हैं या कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा पात्र है जिसको आप गर्म करते हैं यहां से, तो जब पात्र को गर्म किया जाता है तो पात्र यहीं तक गर्म होना चाहिए, लेकिन इसकी जो ये पकड़ने वाला हत्था होता है ये भी गर्म हो जाता है। इसीलिए इसके यहां पर कोई भी कुचालक पदार्थ का हैंडल बनाया जाता है ताकि वो गर्म नहीं हो। तो आपका कोई भी पदार्थ यहां से यहां तक कैसे गर्म हो पाता है भाई? किस विधि की सहायता से? चालन विधि की सहायता से। क्योंकि ये धातु का बना होता है इसलिए इस विधि को चालन कहा जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जब वस्तु को यहां से गर्म किया गया तो इस हत्थे को लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये हिस्सा तो गर्म होना नहीं चाहिए। लेकिन चालन हमसे कहता है कि ठोस पदार्थों में एक भाग को गर्म करने पर दूसरा भाग गर्म हो जाता है।
ठीक है, जबकि कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो ये था आपका पहला तरीका ऊष्मा के संचरण का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दूसरा और महत्वपूर्ण तरीका संवहन। ऊष्मा संचरण का दूसरा तरीका यानी संवहन और कन्वेक्शन भी कह सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और मैंने शुरू में जितने सारे एग्जांपल्स दिए थे उनमें से आधे से ज्यादा इसी के उदाहरण थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी की वजह से हमारे आसपास हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो समझिए संवहन क्या होता है। संवहन आपके द्रव या गैसों में होता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण किन पदार्थों में होता है, या तो द्रवों में या गैसों में होता है। चलो एक उदाहरण देता हूं। ये रहा आपका कोई पात्र और इस पात्र में भरा हुआ है जल। ठीक है, ये कोई पात्र, इसमें जल भरा हुआ है और आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। इस जल की मैंने 4 परतें मान ली हैं। यह इसकी पहली परत A, ये दूसरी B, C और D। अब जैसे ही आप जल को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये तो द्रव है, इसमें चालन तो हो ही नहीं सकता, तो इस पदार्थ में संवहन होगा। जब आपने इस पदार्थ को गर्म किया यानी जल को गर्म किया, तो जल को गर्म करने पर सबसे पहले नीचे वाली परत गर्म होती है, यानी परत A। जैसे ही परत A गर्म होगी, तो ध्यान रखना संवहन के कारण परत A के जो भी कण हैं, जितने भी कण हैं, वो अपना स्थान छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर। यानी परत A अब चली गई सबसे ऊपर, उसके नीचे आ गई D, उसके नीचे C और सबसे नीचे B। अब फिर से हम इसे गर्म कर रहे हैं लगातार, तो अब जो दूसरी परत थी B, वो सबसे नीचे है, तो अब ये गर्म हो जाएगी और ये गर्म होकर सबसे ऊपर चली जाएगी। यानी अब ये जो परत है वो B सबसे ऊपर है, फिर A, फिर D और फिर C। यही क्रम चलता रहेगा और अगली बार आपकी C सबसे ऊपर चली जाएगी, C, B, A और D, और अंत में वही प्रक्रिया आ जाएगी D, C, B और A। यानी आपकी जो शुरुआत में परत नीचे थी वही परत पुनः नीचे आ जाएगी, लेकिन अब जो आपका द्रव है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? जब आपकी ये परत गर्म हुई थी तो इसको ऊपर जाने की जरूरत क्या थी? ये तो नीचे भी रह सकती थी, बिल्कुल रह सकती थी। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो वायु होती है या जो द्रव के कण होते हैं, ये वायु या द्रव के कण हमेशा गर्म वायु को ऊपर की ओर और ठंडी वायु को नीचे की ओर लाते हैं, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है। ठंडी वायु हमेशा वजन में भारी होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो ठंडी वायु हमेशा नीचे की ओर आने का प्रयास करती है, और गर्म वायु क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करती है। यहां भी ऐसा ही हुआ, परत A के कण गर्म हो गए थे, कहने का मतलब गर्म वायु, तो ये सबसे ऊपर चली गई, ठंडी वायु नीचे आ गई। इसी तरीके से क्रम चलता रहा और अंत में पूरा का पूरा द्रव गर्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि किस प्रकार से द्रव गर्म होता है। सबसे पहले नीचे की परत और सबसे ऊपर आपकी परत बाद में घूमती हुई आती है। इसी कारण, क्योंकि ठंडी वस्तुएं, तो ठंडा जो द्रव है या ठंडी हवाएं हैं वो भारी होती हैं, घनत्व ज्यादा होता है, और गर्म हवाओं का घनत्व कम होता है, वो हल्की होती हैं। आप केवल एक बात याद रखें कि हमेशा गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द्रव और गैसों में होता है। दूसरी बात, क्या इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ते हैं? कण स्थान छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? बिल्कुल छोड़ते हैं, क्योंकि यहां से यहां चले गए थे, तो कण अपना स्थान छोड़ते हैं। तीसरी चीज, क्या इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है? अरे भाई, जरूरत तो होती है। अगर वायु नहीं होगी तो भेजोगे कैसे? अगर जल नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाएगा? तो माध्यम की आवश्यकता भी होती है। आपसे पूछे इसका पथ, क्या कणों का पथ बिल्कुल सीधा होता है? नहीं भाई, हो सकता है पहले आपकी ये परत इस तरह गर्म हुई हो, फिर इस तरह गर्म हो जाए, तो इनका पथ सीधा नहीं होता। कण किसी भी प्रकार से घूम सकते हैं।
इसलिए इसको जिगजैग मोशन में भी कह सकते हो। इसके पदार्थों के कण भी जिगजैग मोशन में गति करते हैं। तो ये रहा आपके संवहन का पूरा ब्यौरा। अब चलते हैं उदाहरणों की तरफ। मैंने आपसे कहा कि आपका जो फ्रिज होता है उसमें पेटिका ऊपर बनाई जाती है। समझ गए क्या? बिल्कुल सही, आप समझ चुके हैं। यह है आपका आइस बॉक्स, यानी आपकी फ्रिज पेटिका, और यहां आपके सब्जियां रखने का, ये आपकी जालिकाएं, और ये है आपकी फ्रिज पेटिका। तो आप सभी जानते हैं जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन भी कह सकते हो, गैस का एक टैंक होता है जो नीचे की ओर रखा होता है, लेकिन नलियों द्वारा ये गैस सबसे पहले फ्रिज पेटिका को दी जाती है पीछे की तरफ से, इसीलिए फ्रिज पेटिका सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो यहां आपको ठंडी हवाएं प्राप्त हो रही है ऊपर की ओर। अब जैसे ही यहां पर पूरा वातावरण ठंडा हुआ तो ये हवाएं नीचे की ओर आएंगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि संवहन में ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। तो ये हवाएं नीचे आएंगी और नीचे की सारी गर्म हवाएं वापस ऊपर चली जाएंगी, और ये क्रम चलता ही रहेगा जब तक कि पूरा फ्रिज ठंडा ना हो जाए। इसीलिए नीचे रखी वस्तुएं भी ठंडी हो जाती हैं, बीच में रखी वस्तुएं भी ठंडी हो जाती हैं। तो आपको पता चल गया कि आपका जो फ्रिज होता है उसकी पेटिका ऊपर इसलिए बनाई जाती है ताकि संवहन प्रक्रिया हो सके, ठंडी हवाएं नीचे आ सके और गर्म हवाएं ऊपर आए, ताकि उनका हम वापस से ठंडा कर सकें। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण था कि घरों में जो रोशनदान बनाए जाते हैं वो ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। बिल्कुल आई बात समझ में? हाँ भाई, क्योंकि आपकी जो गर्म हवाएं हैं, कमरे की गर्म हवाएं कहाँ उठती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। इसीलिए एसी भी आपकी ऊपर लगाई जाती है ताकि वो ठंडी हवाओं को वापस नीचे फेंक सके। गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। इसीलिए तो तुम्हारे रोशनदान ऊपर, एसी ऊपर, और हीटर हमेशा नीचे लगाए जाते हैं। रूम हीटर हमेशा नीचे लगाए जाते हैं, क्योंकि गर्म हवाएं तो क्या करती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं, ताकि यहां से पूरा वातावरण गर्म हो जाए। गर्मियों में नहीं, सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमें वातावरण को गर्म करना है। अंतिम उदाहरण आपका मैंने लिया था हवाओं से संबंधित। चलिए पढ़ते हैं। आपकी जो वायुमंडल की हवाएं बहती हैं, उन हवाओं का कारण भी संवहन ही है। कैसे? देखिए, समझिए भाई। हमारे पास दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ये मान लेता हूं आपका धरातल है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र मान सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारे समुद्र हैं। समुद्र में तो पानी है और धरातल पर आपकी रेत है। तो हमारा जो भूगोल है वो ये कहता है कि जो आपके धरातल होते हैं वो जल्दी तो गर्म होते हैं। जब सूर्य की आपको यहां पर क्या मिलती है भाई? ताप मिलता है। तो सूर्य के ताप से धरातल और समुद्र की तुलना करें तो धरातल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। इसी को कॉन्सेप्ट बनाएंगे और हम इसको संवहन के आधार पे पढ़ते हैं। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरातल पे पड़ता है और समुद्र पे पड़ता है, तो धरातल तो जल्दी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाएंगे तो धरातल की हवाएं कहां उठ जाएंगी भाई? ऊपर, क्योंकि गर्म हवाएं तो ऊपर उठ जाती हैं, और यहां बन जाएगा रिक्त स्थान। भाई गर्म हवाएं जब ऊपर उठ चुकी हैं तो नीचे बन गई खाली जगह। इन खाली जगहों पर समुद्र की हवाएं अपना स्थान ग्रहण करेंगी। बात आई समझ में? जब धरातल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो समुद्र से हवाएं इधर की ओर बहने लगेंगी, क्योंकि ये जगह तो खाली हो चुकी है। तो इसीलिए इन हवाओं को कहते हैं समुद्री हवाएं। एग्जाम में आपसे पूछता है समुद्री हवाएं कहां से कहां की ओर बहती हैं? तो समुद्र से धरातल की ओर। किस कारण बहती हैं? संवहन के कारण। ठीक है, ये बात तो थी भाई दिन की। अब मान लीजिए रात हो चुकी है और रात में अब ठंडा होने का समय आ गया है। तो सबसे जल्दी ठंडा भी कौन होने वाला है? धरातल। अब रात के समय धरातल ठंडा हो चुका है, तो इसका मतलब नीचे आने लग जाएंगी हवाएं। हवाएं नीचे आने लग जाएंगी इस तरीके से भाई। गर्म हवाएं तो ऊपर जा रही थी, लेकिन ठंडी हवाएं नीचे आने लग गई। और समुद्र इसकी तुलना में धीरे ठंडा होता है। धीरे ठंडा हो रहा है तो अभी भी कुछ हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं समुद्र में, क्योंकि अभी तो गर्म हवाएं है ना वहां, इसलिए।
तो अब की बार यहां स्पेस बन जाता है भाई, जो खाली जगह थी। तो अब इस खाली स्थान पर स्थल की ओर से हवाएं बहने लग जाती हैं इस तरफ समुद्र की ओर, इसीलिए इन हवाओं को कहा जाता है स्थलीय हवाएं। यही प्रक्रिया हमारे आसपास जो हवाएं चलती हैं इनमें भी होती हैं। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। एक और उदाहरण हमने बल्ब का लिया था। बल्ब का जो तंतु है वो आपके टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर आर्गन गैस भर दी जाती है तो इसका तापमान कम हो जाता है। कैसे, सुनिए। जब हम इसको लगातार गर्म करते हैं तो तंतु का जो गलनांक है वो 3300 डिग्री पहुंचने लगता है, इसलिए इसमें आर्गन गैस भर देते हैं। आर्गन गैस क्या करेगी भाई, ये स्वयं तो निष्क्रिय है, खुद तो कोई कार्य करेगी ही नहीं, लेकिन इस गैस का जो भी भाग इस तंतु के पास आएगा, नजदीक आएगा, उसे ये गर्म कर देगी। और गर्म हवाएं क्योंकि दूर जाती हैं इसीलिए ये दूर चली जाएंगी, उठने लग जाएंगी, बल्ब के किनारों की ओर चली जाएंगी और वहां की ठंडी हवाएं इसके पास आ जाएंगी, तंतु के पास। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और तंतु और पूरे बल्ब का तापमान नियत सा ही होने लग जाएगा, जो कि लगभग 3000 ही रहता है 1500 से। इसीलिए ये तंतु टूटता नहीं है। तो आज आपको पता चला इस आर्गन गैस की महत्वता के बारे में। तो ये था संवहन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। अब हम पढ़ते हैं अगला, नंबर 3। ऊष्मा के संचरण की तीसरी और अंतिम विधि आती है रेडिएशन, यानी विकिरण। ये बड़ी आसान है और इसके कुछ विशेष उदाहरण भी नहीं है। आपको क्या याद रखना है, सुनिए भाई। विकिरण की विधि में प्रकाश आता है सूर्य से और पृथ्वी तक जो प्रकाश आपको मिल रहा है, ये प्रकाश किस विधि से आता है भाई, विकिरण विधि से, ठीक है। रेडिएशन मेथड से आपके पास प्रकाश आता है सूर्य से पृथ्वी तक। क्यों सर? क्योंकि देखिए भाई, इसमें माध्यम की आवश्यकता है क्या? जरा बताइए, क्या कोई आपके पास यहां से यहां तक लोहे की रोड लगी हुई है? नहीं। क्या कोई हवाएं प्रकाश को लेकर आती है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एकमात्र तरीका है जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं हुई, कणों की आवश्यकता नहीं होगी। जब माध्यम ही नहीं है तो कण भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, क्योंकि कण तो माध्यम के ही थे, दोनों नहीं। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि इस यहां से यहां तक जब सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा पृथ्वी तक आती है तो इसका वेग कितना होता है? तो इसका वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जो आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और एक अंतिम बात, यहां से यहां तक जब प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी सीधी सरल रेखा में। किस विधि द्वारा ऊष्मा जाती है? तो भाई आपकी विकिरण द्वारा। और इस विधि को EM विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये तरंगे कौन सी हैं भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो भी आपने गुण पढ़े हैं, चारों के चारों गुण, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंग है। तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो किस विधि में आता है भाई? विकिरण की विधि में आता है। और विकिरण आपके अवशोषण और उत्सर्जन पर भी आधारित है। कैसे? जैसे आपकी काली वस्तुएं जल्दी गर्म हो जाती हैं, कारण क्योंकि काला रंग ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है, जबकि सफेद वस्तुएं देरी से गर्म होती हैं, क्योंकि सफेद वस्तुएं आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। तो आपको पता चल गया कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश बिना किसी तार के, बिना किसी वायर के, बिना किसी माध्यम के आ रहा है, उसका कारण है विकिरण, ठीक है। तो ये थे हमारी 3 विधियां, जिनकी सहायता से आपको बहुत सारे साइंस के प्रश्नों का जवाब मिला। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।